Assalamu alaikum dear students, this is your biology class and I am your biology teacher. Our chapter name is gaseous exchange. This is our lecture number 7. Our today's topic is the mechanism of breathing, जो कि हमने previous lecture में discuss किया था. हाफ mechanism को, one type of the breathing को हमने अपने previous lecture में discuss किया था, और जो उसकी second term है, सेकेंड टाइप ऑफ ब्रीथिंग है, उसको हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन. क्लियर? एक बात आपने याद रखनी है कि जो कुछ इंस्पायरेशन में हो रहा था उसको टोटली इनवर्स कर दिया जाएगा, टोटली ऑपोजिट कर दिया जाएगा, तो वही सारा प्रोसेस हो रहा होता है एक्सपायरेशन में. ठीक है, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन में. एक्सहेलेशन जो है वो टोटली ऑपोजिट है टू द इंस्पायरेशन के. उसमें क्या हो रहा था, उसमें एयर को लंग्स के एरिया भरने की वजह से प्रेशर डिक्रीज हो गया था, तो जो आउटसाइड ऑफ द एयर थी वो लंग्स के अंदर मूव कर रही थी, और मूव करके वो ब्लड के अंदर जा रही थी, और CO2 जो था, जो कि इम्प्योर ऑक्सीजन में चेंज हो रही थी ना, हमें सांस लेने में हेल्प आउट कर रही थी. और अब उस ऑक्सीजन की कन्वर्जन के बाद जो CO2 बन रही है, उसने जब हमारी बॉडी से एक्सहेल आउट होना है, तो उस सारे प्रोसेस को हम एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन में डिस्कस करते हैं. तो सेम इसमें भी वही सारी टर्म्स आती हैं कि सबसे पहले क्या है, रिब मसल्स हैं. उसमें भी हमने रिब मसल्स की मूवमेंट को ही देखा था, डायाफ्रेम की मूवमेंट को भी देखा था, और चेस्ट कैविटी की मूवमेंट को भी देखा था. क्लियर? अब एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो नर्व इम्पल्सेस जो हैं वो ब्रेन से मैसेज लेके आती हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू के कॉन्ट्रैक्ट करना है, लेकिन रिलैक्सेशन फेज के लिए कहीं से कोई मैसेज नहीं आता, ये ऑटोमेटिकली जो है ये रिलैक्स हो जाता है सब कुछ. ठीक है, तो अगर हम रिब मसल को देखें तो रिब मसल्स क्या हो जाती हैं, जब एक्सपायरेशन हो रही होती है ये रिलैक्स हो जाती हैं. जब अगर रिब मसल्स रिलैक्स होंगी तो डायाफ्रेम भी रिलैक्स हो जाएगा. ठीक, अब रिब मसल्स रिलैक्स होंगी तो हमने इंस्पायरेशन में क्या पढ़ा था कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी तो किस पोजीशन में जा रही थी, वो रेज्ड हो रही थी, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा रेज्ड हो रही थी. लेकिन जब रिलैक्स हो रही हैं देन इट कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन. ओके, अब डायाफ्रेम की हमने बात की कि रिब मसल्स के रिलैक्स होने से डायाफ्रेम भी रिलैक्स हो गया. ठीक है, तो जब डायाफ्रेम रिलैक्स हुआ तो डायाफ्रेम रिलैक्स होने की वजह से जो इसकी शेप थी वो भी नॉर्मल होगी, जो कि क्या शेप होती है, इसकी डोम शेप होती है. उस कंडीशन में हमने क्या पढ़ा था कि ये है एक डायाफ्रेम की नॉर्मल शेप. जब इंस्पायरेशन फेज आती है तो ये अपनी नॉर्मल शेप से स्ट्रेट फेज में चले जाते हैं. ठीक है, लेकिन जब एक्सपायरेशन हो रही होती है, जब डायाफ्रेम रिलैक्स हो रहा होता है, तो देन इट कन्वर्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हिच इज डोम शेप. ओके, अब सेम वही चीजें हम इसमें भी डिस्कस करेंगे. एरिया जो है वो क्या होगा और प्रेशर कितना होगा. क्लियर? अब हुआ क्या बेसिकली कि जब जो ये डायाफ्रेम था ये अपनी एक स्ट्रेट शेप से वापस अपनी डोम शेप में चला गया, यानी ये डिक्रीज हुआ, नीचे वाली साइड से डायाफ्रेम ऊपर चला गया, और ऊपर जो थी वो रिब्स के पेयर्स थे, और रिब्स ने क्या किया, वो भी अपनी नॉर्मल शेप में वापस आए, तो जो चेस्ट कैविटी का एरिया है वो भी डिक्रीज हो गया. क्लियर? उस कंडीशन में क्या हुआ था, चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज हो गया था और प्रेशर डिक्रीज हो गया था. क्लियर? अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एरिया डिक्रीज हो गया है और प्रेशर इंक्रीज हो गया. अगेन वही फॉर्मूला P इज इक्वल टू F/A, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के लिए. तो होगा क्या
कि प्रेशर डिक्रीज हुआ तो एरिया डिक्रीज हुआ तो प्रेशर इंक्रीज हुआ। किसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज हुआ? लंग्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे जो पेयर ऑफ लंग्स हैं उनके ऊपर प्रेशर क्या है? इंक्रीज हो गया है। ठीक है, लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हुआ तो इसने इंक्रीज कर दिया एयर प्रेशर को इनसाइड द लंग्स। ठीक है, लंग्स के अंदर का जो एयर प्रेशर है वो क्या हो गया? वो इंक्रीज हो गया। उस कंडीशन में क्या हुआ था? लंग्स के अंदर का जो प्रेशर था वो डिक्रीज हो गया था। ठीक है, तो मजीद एयर की गुंजाइश बच गई थी एनवायरनमेंट से अंदर आने में। लेकिन इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि लंग्स के अंदर जो एयर प्रेशर है वो इंक्रीज कर गया है। ठीक है, तो जब अंदर की तरफ लंग्स के अंदर की तरफ प्रेशर इंक्रीज हुआ, किसके कंपैरिजन में? एज कंपेयर टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर था, प्रेशर था, उसके मुकाबले में लंग्स के अंदर का प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर गया। तो क्या होगा कि जो प्रेशर है, जो एयर है, एक्सेल आउट हो जाएगी हमारी बॉडी से। अब वो कौन सी एयर होगी? वो होगी CO2, जिसको हम कहते हैं इम्प्योर एयर। ठीक है, इम्प्योर एयर की कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि लंग्स के अंदर बढ़ जाएगी इसलिए वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी या रशेस इनटू आउटसाइड द बॉडी। वो बॉडी से एक प्रेशर के साथ बाहर निकलेगी। क्योंकि अगेन वही बात कि जो कोई भी प्रोसेस चल रहा होता है तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि उसने इक्विलिब्रियम पोजीशन में जाना होता है। इसमें भी वही हो रहा था, प्रेशर इनसाइड इंक्रीज कर गया था एज कंपेयर टू द आउटसाइड। तो क्या किया उसने? अपनी कुछ इम्प्योर एयर को बॉडी से एक्सेल आउट किया ताकि जो इन्वायरमेंट है वो इन्वायरमेंट की एयर और लंग्स के इनसाइड का प्रेशर जो है वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाए। ये होता है एक्सपायरेशन का या एक्सेलेशन का प्रोसेस। आपने सिर्फ हमेशा याद रखना है कि इंस्पायरेशन में या इनहेलेशन में कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है और दोनों चीजों की कॉन्ट्रैक्शन से जो चेस्ट कैविटी का एरिया है वो बढ़ रहा होता है और चेस्ट कैविटी का एरिया बढ़ने से प्रेशर डिक्रीज हो रहा होता है। प्रेशर डिक्रीज हो रहा होता है तो एयर इन किस पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा होता है? लंग्स के ऊपर। तो एयर इनसाइड द लंग्स जो है वो कम हो जाती है एज कंपेयर टू द आउटसाइड इन्वायरमेंट। इसलिए बाहर से हवा तेजी से मूव करती है टू द इनसाइड ऑफ द लंग्स। अब एक्सपायरेशन में क्या होता है कि दोनों चीजें अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाती हैं। तो जो चेस्ट कैविटी का एरिया है वो डिक्रीज कर जाता है। एरिया डिक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज किया। किसके ऊपर? लंग्स के ऊपर। लंग्स का प्रेशर इंक्रीज किया तो लंग्स के अंदर जो हवा की क्वांटिटी थी वो ज्यादा हो गई और उसकी वजह से फिर इक्विलिब्रियम बैलेंस ना हो सका टू द इनसाइड ऑफ द लंग्स एंड टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो बॉडी ने क्या किया? कुछ जो प्रेशर एयर इनसाइड थी उसको एक्सेल आउट किया टू द इन्वायरमेंट और जो स्टेबिलिटी थी उसको मेंटेन किया। ये था बेसिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच।